साथियों, नमस्कार। मैं पद्मेश तेलंग आपसे संबोधित हूँ इस व्याख्यान में। ये जो व्याख्यान माला चल रही है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और विशेष तौर पर भी आरएएस प्रीलिम एग्जाम को टारगेट करते हुए रिवीजन के बाद की भी जो अगली स्टेज होती है फिनिशिंग टच, उसके लिए सिलेबस के सारे ही सब्जेक्ट्स को लेकर कुछ चुनिंदा बिंदुओं पर तैयार की गई है यह व्याख्यान माला। और इस क्रम में आज के व्याख्यान में हम भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पे बात करेंगे और उसके पहले हम कुछ इकोनॉमिक कंसेप्ट्स पे बात करेंगे। इकोनॉमिक्स चूंकि एक बड़ा टिपिकल टॉपिक है, इसलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा विस्तृत व्याख्याओं में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स की मूल टर्म्स पे पहले हम बात करेंगे, कंसेप्ट पे, मूल सिद्धांतों पे, और फिर इंडिया की लेवल की इंडियन इकोनॉमी पे मैं बात करूंगा आपसे। मुझे आशा है कि ये आपके लिए लेक्चर उपयोगी होगा। देखिए, इकोनॉमिक कंसेप्ट की हम बात करें, अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत है, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती हैं, परिभाषाएं आती हैं। एक आता है आर्थिक वृद्धि और एक शब्द है आर्थिक विकास। वृद्धि और विकास दोनों में थोड़ा सा परिभाषा के रूप में जाएं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आर्थिक वृद्धि का अर्थ यह है कि किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन और उनके मौद्रिक मूल्य में जो वृद्धि हुई है उसको आर्थिक वृद्धि कहते हैं। इकोनॉमिक्स में दो चीज होती है, एक तो वस्तु है, गुड्स है, और एक सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं। दोनों में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है। तो एक निश्चित अवधि ले लीजिए और उसके दौरान इन दोनों में ही, वस्तु और सेवा में, वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है, कितना जनरेट हुआ है, उसको वास्तविक उत्पादन देख लो। और फिर उनका जो मौद्रिक मूल्य है, मौद्रिक मूल्य मतलब पैसे में कितना कन्वर्ट हुआ वो जो उत्पादन है, और उस पैसे में कन्वर्ट हुआ है उस निश्चित अवधि में पिछले अवधि की तुलना में जो वृद्धि है, उस वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। तो निश्चित अवधि है, वस्तु और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन है, उनका मौद्रिक मूल्य है, फाइनेंशियल मूल्य है, मौद्रिक मतलब मुद्रा से, और उसकी जो तुलना है पिछले निश्चित अवधि से, उस वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। फिर एक शब्द आता है आर्थिक विकास। बड़ी व्यापक अवधारणा है, बड़ा वाइड कंसेप्ट है। आर्थिक विकास किसको कहते हैं? ये जनसंख्या के जीवन की समग्र गुणवत्ता, क्वालिटी, ओवरऑल पब्लिक की सारी, उसकी क्वालिटी और उनके कल्याण, वेलफेयर में सुधार को शामिल करती है। मतलब अगर मैं आज गरीब से अमीर हुआ, अब जब हम ये कहते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो जीवन की जो क्वालिटी है, रहने का स्टैंडर्ड वगैरह, उसमें जो ओवरऑल सुधार हुआ है उसको आर्थिक विकास कहते हैं। एक जनरल टर्मिनोलॉजी है। तो आर्थिक विकास को मापेंगे कैसे? तो कुछ इंडेक्स तैयार हुए हैं, सूचकांक, पैमाना टाइप का। एक मानव विकास सूचकांक है, इंडेक्स है। लिंग संबंधी सूचकांक है, स्त्री पुरुषों के विकास में एक वो इंडेक्स है। एक गरीबी का सूचकांक है। एक शिशु मृत्यु दर के बच्चा पैदा हो रहा है, पनप पाया कि नहीं, पोषण हुआ कि नहीं, उसके आधार पर विकास का, तो उसका एक इंडेक्स है। और साक्षरता दर है, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। तो ये कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इनमें क्वालिटी पॉइंट्स है, जब गुणात्मक उपाय देखे जाते हैं और उसको गुणात्मक उपाय के आधार पर हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। देशों में भी यही होता है कि फिर हम कहते हैं कि ये देश आर्थिक रूप से विकसित हैं, ये विकासशील हैं, या ये अविकसित हैं। तो ओवरऑल जीवन की समग्र जो गुणवत्ता है उसके आधार पर आर्थिक विकास का निर्धारण होता है। आर्थिक विकास से किसी भी देश की जो ओवरऑल क्वालिटी है जीवन की, उससे उस प्रगति को पता पड़ता है कि इस सरकार में या इस व्यवस्था में कितना विकास हो रहा है। एक शब्द आता है राष्ट्रीय आय। आपकी मेरी आय तो 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख हो सकती है। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं?
तो राष्ट्रीय आय के लिए क्या होता है, एक कोई वित्तीय वर्ष ले लीजिए आप, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के संपूर्ण नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। मतलब देश में नागरिक अगर 140 करोड़ लोग हैं तो इनके द्वारा वही दोनों चीजें, वस्तु भी है और सेवा भी है, गुड्स भी है सर्विसेज भी है, उनका जो जो भी हमने गुड्स बनाए या जो भी हमने सर्विसेज दी, मजदूर ने भी अगर एक सर्विस दी है, इन सब का मुल्क जो मिलाकर एक वित्तीय वर्ष में जो कुल मूल्य होता है और जिसमें मूल्य ह्रास को समायोजित कर लिया जाता है। डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास मतलब जो कमी हुई है। मान लीजिए मेरे पास एक कार है 10 लाख की है, अब इस साल आते आते वो 10 लाख में अगर कुछ टूट फूट हुई तो वो 8 लाख की हो गई, तो मैंने जो इस वर्ष का जितना मेरी जो कुल मूल्य था उसमें से उस मूल्य ह्रास को भी एडजस्ट कर दिया, माइनस कर दिया है। उसके बाद जो चीज निकलती है वो राष्ट्रीय आय बनती है और ये पूरे देश की पूरी जनसंख्या की वस्तु और सर्विस को लेकर इसका निर्धारण होता है, माइनस डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, कमी, उसको एडजस्ट करते हुए। तो राष्ट्रीय आय को कैसे निकालेंगे, बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल मतलब ग्रॉस कुल, घरेलू मतलब डोमेस्टिक और पी मतलब प्रोडक्ट उत्पाद, इसमें जीडीपी को शामिल करते हैं। आ रहे हैं हम जीडीपी भी बताएंगे। जीडीपी को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिगत आय और व्यय योग है ना, डिस्पोजल आय वगैरह, इन सबको कई सारे फैक्टरों को शामिल करते हैं और तब जाके किसी देश का राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है कि साहब इस देश की इतनी राष्ट्रीय आय इस वित्तीय वर्ष के लिए है। हमने इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अक्सर न्यूज में खबर होती है कि जीडीपी कम हो गई, जीडीपी ज्यादा हो गई। ये क्या चीज है, इसको समझिए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है एक निर्धारित वित्तीय वर्ष के दौरान, वैसे ही जैसे मैंने कहा वर्ष 2024-25 ले रहा हूं, इसके दौरान देश की जो घरेलू या आर्थिक सीमा जो है, घरेलू मतलब डोमेस्टिक, इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करेंगे, घरेलू या आर्थिक सीमा जो टेरिटोरी है उसके अंदर सभी अंतिम वस्तुओं में फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं, आपने साबुन बनाया तो रॉ मटेरियल की बात नहीं, फिनिश्ड गुड्स और सेवाएं, वापस सेवाओं की बात आ गई, सर्विसेज को, इनको जोड़कर कुल जो मूल्य सकल घरेलू उत्पाद आता है, कुल जो मूल्य होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब कुल मूल्य गिन लीजिए आप, एक वित्तीय वर्ष है, घरेलू सीमा है डोमेस्टिक, देश के अंदर की बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें जितनी वस्तुएं उत्पादित हुई फिनिश्ड गुड्स लास्ट में जाके, और जितनी हमने सेवाएं दी उनका जो कुल मूल्य है, कुल कितना हमने उसको बनाया, खाली इतनी की बात करें तो उसको जीडीपी कहते हैं कि ये हमारा सकल घरेलू उत्पाद है। सकल मतलब कुल, ग्रॉस, घरेलू डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट। राष्ट्रीय आय में तो उसमें हमने बहुत सारी चीजों को फिर माइनस भी किया, एडजस्ट भी किया, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ कुल हमने कितना उत्पाद किया वस्तु में और सेवा में, उसको जीडीपी, कुल जो आय बनती है, कुल जो फिगर बनता है, जीडीपी होता है। अब जीडीपी की जो गणना होती है किसी देश में तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, भौगोलिक सीमाओं पर बात होती है। आज जो बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां कम वस्तु और सेवा बन रही होंगी, महाराष्ट्र कर्नाटक बहुत औद्योगिक क्षेत्र से भरपूर है, तो भौगोलिक सीमा पर डिपेंड करता है। हमारे बहुत सारे देश के स्वामियों जो निवासी हैं उनमें कितने विमान हैं, कितने जहाज हैं, हमारे कितने सैन्य अड्डे हैं, कितनी वाणिज्य के दूतावास हैं, बहुत सारी चीजें देश की, उन सबको जोड़कर जीडीपी का निर्धारण किया जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे। फिर जीडीपी की लिमिटेशन क्या है कि जीडीपी मात्रात्मक का मतलब क्वांटिटी,
क्वांटिटी को लेकर बात हो रही है, गुणात्मक की बात नहीं हो रही है, क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। हम इस पे इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि क्वालिटी क्या थी, है ना। ये नहीं कहते हैं कि साबुन जो बनाया, साबुन की क्वालिटी क्या थी, कपड़ा अच्छा धोया कि नहीं धोया। हम तो कुल जो बना है उसकी गुणात्मक बात नहीं करके मात्रात्मक यानी क्वांटिटी की ही बात करते हैं। तो ये जीडीपी का एक मोटा तौर पे अर्थ समझ लीजिए। बहुत ज्यादा मैं गणित में नहीं जाऊंगा इसकी। एक होता है एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन शुद्ध, नेट, नेट कितना बना, कुल बनाया वो तो हमने जीडीपी में शामिल कर दिया। एनडीपी क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद में किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, जैसे भारत की बात करें तो भारत की सीमाओं के अंदर ही उत्पादित जो जितनी सभी वस्तुएं और सेवाएं जो हैं उनका शुद्ध मूल्य। शुद्ध मूल्य का मतलब होता है कि जीडीपी में तो हमने एक दफे जितना बनाया उन सबका फिगर जोड़ दिया, लेकिन हमको क्या भाव पड़ा, अगर उसमें हमने खर्च किया, हमारे बिजली का बिल गया, हमारे लाइट का बिल गया, हमारा वेतन गया, तो उन सबको अगर मैं माइनस करूं उस कुल बने हुए अमाउंट में से, राशि में से, तो उसको कहते हैं शुद्ध। शुद्ध का मतलब नेट, जिसको कहते हैं नेट, कि मैंने 10,000 कमाया और 2,000 खर्च कर दिया तो नेट मेरी कमाई क्या है, 8,000 है। तो एनडीपी में शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है, देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर का गिना जाता है, सभी वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ा जाता है और उनका शुद्ध मूल्य गिना जाता है। इसको एनडीपी कहते हैं। तो एनडीपी का मतलब क्या हुआ, जीडीपी में से मूल्यह्रास को कम कर दो। कुल जीडीपी में तो सारा हमने फिगर जोड़ दिया, जितना बना 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 बना, सिर्फ बनने की हमने आवक आवक को जोड़ा, उसमें से जो डेप्रिसिएशन हुआ, कमी हुई, छीजत हुई, घटत हुई, उसको माइनस कर दो। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू आपका एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये भी एक किसी राष्ट्र की आर्थिक विकास के लिए एक एनडीपी का फिगर भी हर साल निकाला जाता है पूरे विश्व में हर राष्ट्रों का। एक होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस। वापस सकल का मतलब, जैसे हमने जीडीपी कहा था ना, कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वहां प्रोडक्ट की बात हुई है, कितना आपने चीजों का उत्पादन किया। अब मैं बात कर रहा हूं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल वही ग्रॉस, राष्ट्रीय नेशनल, और पी उत्पाद प्रोडक्ट। ये भी एक मौद्रिक मूल्य है। मौद्रिक मूल्य मतलब पैसे में, पैसे में एक मौद्रिक मूल्य जीएनपी काउंट होता है, जो वापस कोई देश, कोई देश ले लीजिए, उसके निवासियों द्वारा ले लो, एक विशिष्ट अवधि ले लीजिए, जैसे साल भर का वित्तीय वर्ष हमने ले लिया, उसके अंदर सभी अंतिम वस्तुएं, फिनिश्ड गुड्स जो बनाए हमने, और सेवाएं, वापस सर्विसेज भी जोड़ी गई है, उसके उसके जो उत्पादन हमने किया उससे प्राप्त होता है। और फिर वो चाहे उत्पादन देश के भीतर हो या विदेश में। तो फर्क समझ में आ गया कि देश का उत्पाद और सर्विस देश के अंदर भी हो रहा है, और जो काम आपका ब्रिटेन में हो रहा है, भारत का अमेरिका में हो रहा है, वो भी तो आपका उत्पाद है। तो जीडीपी वगैरह में तो अभी हमने आपको कहा, एनडीपी वगैरह में भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में हम कहते हैं कि मौद्रिक मूल्य है, मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में उसका मूल्य है। कोई देश है, उसके निवासियों द्वारा विशिष्ट एक अवधि है, उस अवधि के अंदर फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज के उत्पादन से प्राप्त हो रहा है, चाहे वो उत्पादन देश के भीतर हो या विदेश में। ये फर्क आ गया। तो इसमें विदेश में किए गए जो निवेश है, हमारा इन्वेस्टमेंट है विदेशों में, उससे जो अर्जित आय को भी शामिल कर दिया जाता है। हमारा किसी इंडस्ट्रिस्ट ने लंदन में कोई बड़ा उद्योग लगाया और उससे अगर इंडियन गवर्नमेंट को भी कोई आय मिली है तो वो भी इस जीएनपी में शामिल हो जाती है। लेकिन देश के भीतर विदेशी निवासी, अब ऐसे जैसे हमने किया बाहर, तो विदेशी नागरिकों ने भी हमारे यहाँ किया होगा। तो क्या होता है कि देश के भीतर विदेशी निवासियों द्वारा किया गया जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उससे जो होने वाली आय है उसको जरूर हम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो भले हमारा देश था, अमेरिकी आए और यहां उन्होंने निवेश किया, लेकिन उसकी जो आय हुई वो तो अमेरिका में चली गई ना। तो हमने जो ये फिगर निकाला उसमें से आप उन विदेशियों की आय को घटाएंगे। तो जीएनपी
का मतलब क्या हुआ कि वो जो जीडीपी हमने गिना था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, उसको और उसमें प्लस विदेश से जो प्राप्त आय है उसको जोड़ लीजिए। जीडीपी में खाली भारत के अंदर की उत्पाद की बात हुई है, और इस जीएनपी में भारत प्लस विदेश में भी जो हमारा कारण भारत के कारण हुई उसको जोड़ लीजिए। तो ये फॉर्मूला बना कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त आय। फिर एनएनपी पे एक टर्म आती है, एनएनपी मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, कि राष्ट्रीय आय शुद्ध। अब नेट कितनी हुई, तो नेट एनएनपी सकल, वापस ग्रोथ तो है, राष्ट्रीय उत्पाद जो है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है कुल जितना है, उसमें से मूल्य ह्रास को घटा दो। जो डेप्रिसिएशन हुआ, खर्चे हुए, घटत हुई, छीजत हुई, उसको घटाने के बाद जो नेट सृजित आय होती है उसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी कहते हैं। तो एनएनपी क्या हुआ, जो जीएनपी थी, कौन सी जीएनपी, जिसमें देश को भी जोड़ा और विदेश में भी कमाई को जोड़ा, उसमें से डेप्रिसिएशन को कम कर दीजिए, मूल्यह्रास को कम कर दीजिए, तो फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी के साथ एनएनपी आ गया। जीएनपी में तो कुल जोड़ दिया देश विदेश के अंदर का, और एनएनपी में शुद्ध निकालना था तो उसमें से मूल्यह्रास को कम कर दिया। हमने जीएनपी में मूल्यह्रास को कम नहीं किया था, डेप्रिसिएशन को, लेकिन एनएनपी को में आते आते हमने उस मूल्यह्रास को कम कर दिया। अब इसके बाद एक शब्द और आता है, बड़ा मशहूर है, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है, लोगों के जीवन के स्टैंडर्ड को दर्शाने वाला एक संकेत है, इंडेक्स है। हम कह सकते हैं कि साहब भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ओवरऑल एक इमेज बनती है कि हाँ, नागरिकों का जीवन स्तर क्या है। तो एक देश में ये राष्ट्रीय आय को किसी देश की जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। सीधी सी बात है, कुल आय गिन ली बटे देश की जो जनसंख्या है उसका भाग लगा दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी, पीसीआई। तो यानी प्रति व्यक्ति जो आय है वो जो एनएनपी बताया था आपने, एनएनपी जो कुल आय हुई विदेश के साथ भी, और फिर एनएनपी में माइनस उसमें मूल्यह्रास को कर दिया कम, शुद्ध आय आई थी, तो वो जो एनएनपी थी, एनएनपी बटे जनसंख्या का भाग लगा दो तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। क्या आपने मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को भी कम कर दिया, देश ने जो देश के अंदर कमाया प्लस बाहर कमाया उसको तो जोड़ दिया, और उसमें से जो मूल्यह्रास था, डेप्रिसिएशन, उसको कम कर दिया, उससे जो एनएनपी आई, एनएनपी में कुल जनसंख्या का भाग लगा दो, तो शुद्ध जो आपको आएगी वो प्रति व्यक्ति आय आएगी। अब इसके आधार पे आप कभी भी जब पढ़ते हैं कि साहब भारत में प्रति व्यक्ति आय इतना है, तो समझ लिए कि हमने इतना सब ताम झाम करने के बावजूद के देश में वस्तु का भी उत्पादन किया और सर्विस का भी उत्पादन किया और यहाँ का इन्वेस्टमेंट विदेश में जाके किया, उस सबको जोड़कर उसमें फिर जो मूल्यह्रास हुआ माइनस किया, और फिर जो भाग लगाया हमने देश में जनसंख्या का, तो हमने क्या कमाया, प्रति व्यक्ति आय क्या हुई। अब ये अलग बात है कि देश का बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसके कमाने का फिगर ज्यादा है, एक मजदूर का फिगर कम है, लेकिन कुल देश का फिगर तो है ना। तो देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में भी जरूरी नहीं है कि उस मजदूर की प्रति व्यक्ति आय में उसका जीवन का स्तर, क्वालिटी स्टैंडर्ड ऊंचा उठा हो। ये फिगर जो आंकड़ा निकला है इकोनॉमिक्स का, प्रति व्यक्ति आय, ये तो उद्योगपति का भी फिगर जुड़ा हुआ है, इसमें मजदूर का भी जुड़ा है, किसान का भी जुड़ा है, कर्मचारी का भी जुड़ा है। ये तो कुल जनसंख्या का भाग लगाने से प्रति व्यक्ति आय आएगी। चलिए, बहुत ज्यादा हम इन चीजों में फिर नहीं जाए। जीडीपी की गणना कैसे की जाती है, तो भारत में जीडीपी की गणना का आधार वर्ष जो है ना, बेस ईयर, पहले 2004-5 को बेस बना के हम बात करते थे कि 2004-5 में इतना आय थी, जीडीपी हमें गिनते हैं। अब हमने इसका आधार ही बदल दिया, 2011-12 कर दिया। अब हम जो कुछ भी बात करें तो 2004-5 से करेंगे तो जीडीपी का फिगर कुछ और आ जाएगा। हालांकि ये क्यों किया 2011-12, इसके भी हो सकता है कोई राजनीतिक कारण हो,
कोई आर्थिक कारण हो, लेकिन हमने आधार वर्ष ही बदल दिया कि 4-5 की तुलना में हम बात नहीं करेंगे। अब जो बात करेंगे हम 2011-12 की तुलना में करेंगे। जीडीपी की गणना अब आधार वर्ष 2011-12 के तहत होती है कि 2011 में मान लीजिए 1 रुपया था, तो अब 12-13 में क्या हुई, 13-14 में, ऐसे करते करते हमने 2011-12 को बेस बना दिया। आर्थिक सर्वेक्षण एक आया था भारत देश का 2023-24 का, 24-25 तो अभी चल रहा है, जो साल खत्म हुआ 23-24 का। उस आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी जो निकला देश का प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमत में जो बाजार में जो कीमत चल रही है, एक लैपटॉप अगर 10,000 की प्रचलित कीमत है, उसको प्रचलित कीमत पे जोड़ा है, उसके आधार पर जीडीपी निकली पूरे देश की 23-24 में 295.36 लाख करोड़ रुपए पूरे देश की है, 295.36 लाख करोड़। और इसी वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक घटाना हटाने के सब के बाद जो जीडीपी में वृद्धि दर आई, जो वृद्धि दर बढ़ी 2011-12 की तुलना में, वो थी 8.2%। हम 2011-12 से लेकर 23-24 तक 10 साल के इस अवधि में जीडीपी में हमारी जो वृद्धि दर हुई है, हमने 8.2% की वृद्धि दर की। और खाली वर्ष 2023-24 एक साल की ही बात करें कि एक साल में हमने कितनी वृद्धि दर की, तो वो 9.6% है। तो ये कुछ आंकड़े थे। अब हमने जो कहा ना कि देश का आर्थिक विकास, ओवरऑल नागरिकों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसकी गुणवत्ता है, उसको जो नापने के कुछ तरीके हैं, आर्थिक विकास को कैसे नापते हैं किसी देश की, तो एक है मानव विकास सूचकांक, HDI। मानव विकास सूचकांक का जो कंसेप्ट आया 1990 में, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इनके साथ मिलकर ये एक HDI वाला कंसेप्ट लाए, दोनों देश के अर्थशास्त्री। और ये जो HDI है, ये देशों के विकास स्तर को नापने के लिए किया जाता है। पूरे हर साल पूरे विश्व की रैंकिंग आती है कि कौन सा देश का HDI मानव विकास सूचकांक, आप कहाँ आपका देश खड़ा है। वो कुछ फॉर्मूले हैं इसके। और मानव विकास सूचकांक में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो 2023-24 जो गुजरा है, हम पूरे विश्व में मानव विकास सूचकांक में 134 नंबर पे हैं, 134 पे हैं पूरे विश्व में। ये हमारी आर्थिक स्थिति एज ऑन टुडे आपके सामने है। फिर हमने आर्थिक विकास का एक सूचकांक और तैयार किया, इंडेक्स, उसको कहते हैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 का विश्व प्रसन्नता मतलब हैप्पीनेस, पूरा देश कहते हैं ओवरऑल कितना हैप्पी है, कितना दुखी है, कितना हैप्पी है, इसका एक सूचकांक तैयार किया। इसको गैलप, ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और विश्व प्रसन्नता सूचकांक का जो संपादकीय बोर्ड था, उन सब ने मिलकर एक विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 जारी किया। उस रिपोर्ट में 6 मुख्य फैक्टर्स को पकड़ा, उन पर ध्यान केंद्रित किया। वो 6 कौन से थे कि उस पर्टिकुलर देश की नागरिकों में सामाजिक समर्थन, कितना सोशल उनका सपोर्ट है नागरिकों का, आय, उनका स्वास्थ्य, उनकी स्वतंत्रता, उनकी उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। आदमी प्रसन्न क्यों होगा? इन 4-5 चीजें से होगा ना। सामाजिक समर्थन हो उसको, गवर्नमेंट का या व्यवस्था का, और अच्छी आय हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी आजादी हो, बोलने घूमने फिरने की सबकी, कोई कंट्रोल नहीं हो, अच्छी उदारता हो, बड़ा लिबरल माहौल हो, और भ्रष्टाचार नहीं हो। इन सब फैक्टर्स पर विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 इन 6 फैक्टर्स पे बना। और उसकी रिपोर्ट जब बनी तो इसकी रिपोर्ट से पिछले 3 वर्षों के फिर औसत आंकड़े निकाले गए, डेटा निकाला गया, और उसके आधार पर एक हैप्पीनेस स्कोर मिला सबको
3 साल का ओवरऑल क्या पोजीशन रही है किसी भी देश की इन सब चीजों पे, उस 3 साल के फिगर निकाल दिए, उनका औसत निकाल दिया और फिर देशों की रैंकिंग की। तो जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 आई, उसमें शीर्ष रैंकिंग जो थी, टॉप लेवल पर जो प्रसन्न देश है वो फिनलैंड आया। फिनलैंड जो लगातार 7वें वर्ष भी सूची में प्रथम स्थान पर है। यानी फिनलैंड में प्रसन्नता सूचकांक बहुत अच्छा है। और सबसे खराब प्रदर्शन है अफगानिस्तान का, जहां का हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे बुरा है। और भारत कहाँ खड़ा है? भारत पूरे विश्व में 126 नंबर पे खड़ा है। हम 126 नंबर पे खड़े हैं, टॉप पे नहीं है और बहुत डाउन पे भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है, 126 में है। और भारत की जो प्रसन्नता सूचकांक रैंकिंग है, हमारे जो पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी, हम तो 126 पे खड़े हैं, चीन खड़ा है 60 पे, नेपाल 93 पे हमसे ऊपर, पाकिस्तान 108 हमसे ऊपर और म्यांमार 118 में से निम्न स्थिति में है। हम 126 पे हैं, हमसे ज्यादा प्रसन्न है चीन है 60 नंबर पे, नेपाल 93 पे, पाकिस्तान 108 पे और म्यांमार 118, उनसे भी हम नीचे की स्थिति में भारत में प्रसन्नता सूचना। ये हमारी आर्थिक स्थिति है देश की, विश्व के स्तर पे इंडेक्सेस जो आ रहे हैं उन पे। चलिए, अब बहुत इसमें और भी कई सारे टर्म्स हैं। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता भी है, कुल कितनी होती है। एक वैश्विक लैंगिक अंतर, लैंगिक अंतर मतलब स्त्री पुरुष में कितना भेदभाव होता है पूरे विश्व में, इसकी भी एक रिपोर्ट 2024 की बनती है। और उसमें कितना भेदभाव है, क्या है। 4 क्षेत्रों में इसको नापा जाता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर के कितने अवसर हैं स्त्री पुरुषों में, शैक्षिक उपलब्धि स्त्री पुरुषों की कितनी है, स्वास्थ्य और जीने की जो उनकी उत्तरजीविता है, कितने वर्षों तक जीता है पुरुष स्त्री, वो फिगर है। और एक राजनीतिक सशक्तिकरण के, पॉलिटिकली स्त्री और पुरुषों को कितना कितने सॉलिड है वो लोग, कितना उनको चांस है। इन 4 आधारों पर वैश्विक लैंगिक अंतर जो है, डिफरेंस है, उसकी रिपोर्ट 2024 आई। उसमें भारत की रैंक 129 है। कुल रैंक के लिए कुल देश थे 146, हम 129वें नंबर पे खड़े हैं, नीचे की तरफ खड़े हैं। और वापस इसमें प्रथम स्थान जो है वो आइसलैंड का है। आइसलैंड में स्त्री पुरुषों का लैंगिक अंतर कम है। तो ये हमारी कुछ आर्थिक कंसेप्ट मैंने बहुत स्पष्ट बताए, भारत की स्थिति बताई। कुछ बुनियादी शब्दावली कंसेप्ट की बात चल रही है, तो बात बताएं कि वित्तीय वर्ष जो है, वित्तीय वर्ष प्राय 1 मार्च से गिना जाता है, 1 अप्रैल से गिना जाता है, 31 मार्च तक गिना जाता है। तो जैसे 1 अप्रैल 2023 से ये वर्ष चल रहा है, 31 मार्च 1 अप्रैल 24 से चल रहा है, 31 मार्च 25 में खत्म हुआ, इसको कहेंगे वर्ष 24-25। इसमें पूरे देश के हर चीज का आकलन होता है, व्यापारी भी अपना खाता होता है, इसी आधार पर रखता है, देश का बजट वगैरह भी इसी आधार पर बनता है। बाजार मूल्य शब्द है, बाजार मूल्य का मतलब वो अंतिम मूल्य है जिस पर कोई उत्पाद बाजार में बेचा जाता है। बाजार में अगर एक पेन अंतिम रूप से 12 रुपए बिक रहा है तो वो बाजार मूल्य कहलाता है। आधार वर्ष एक संदर्भ वर्ष होता है जिसको बेस बना के हम सारे डिफरेंस, कितनी वृद्धि हुई, किसी कम ज्यादा हुआ, एक बेस ईयर बना दिया जाता है। तो वर्तमान में भारत ने अपना आधार वर्ष 2011-12 बताया है कि हम 11-12 का एक मूल फिगर ले लेते हैं, उसके आधार पर अब हम बताएंगे कि बढ़े घटे कि क्या हुआ। भारत ने अपना आधार वर्ष 2011-12 कर दिया है। मूल्यह्रास आपको हमने बताया, मूल्यह्रास मतलब कमी। मूल्यह्रास में कोई चीज उपयोग कर ली हमने, टूट फूट हो गई, समय के संग वो समय उसका प्रचलन कम हो गया, ये सब के कारण जो माइनस होता है मूल्य वैल्यू में, उसको मूल्यह्रास कहते हैं। और इसी तरह से वस्तुओं में भौतिक जो बिल्कुल दिखती हैं मूर्त रूप से वो चीजें होती हैं, आप हम जानते हैं, पेंसिल है, पेन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है। इसमें सारे उपभोक्ता सामान आ जाते हैं, कपड़े हैं, भोजन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारी चीज आ जाती हैं। और सेवा में आप जानती हैं कि सेवा में जैसे व्यक्तिगत सेवा भी हैं,
वास्तविक व्यावसायिक सेवाएं भी हैं, लेकिन उससे इकोनॉमिक्स तो कहीं प्रभावित होती है ना। व्यक्तिगत सेवाएं ऐसी है जैसे नाई से आप बाल कटवाने गए, सेवाएं, लेकिन पैसा तो उसमें भी गया, आपका महीने का उसमें भी कोई खर्चा होता होगा सैलून का उसका। स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, ये सब व्यक्तिगत सेवाएं। और व्यावसायिक सेवा है जैसे आप अकाउंटिंग है, कानूनी सेवाएं हैं, ये सब भी प्रोफेशनल सेवाएं जिसको कहते हैं, सीए साहब आपका रिटर्न भरते हैं, ये सब सेवाएं जुड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमने जो इन आर्थिक कंडीशन की कंसेप्ट बताए, इससे आपको इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे तौर पर एक पिक्चर बन गया होगा। चलिए इसके आगे हम आते हैं मुद्रा। मुद्रा मतलब जो ये करेंसी होती है ना, करेंसी जिसको कहते हैं, रुपए कहते हैं, मनी कहते हैं। मुद्रा और करेंसी की जो आपूर्ति है, सप्लाई कैसे चलती है, और उसकी जो मौद्रिक नीति है, आर्थिक नीति है, वो किसी देश की क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे। आर्थिक नीति में जैसे आता है कि नोटबंदी हुआ 2016 में, तो मुद्रा ही तो थी, नोट 500 1000 रुपए के नोट, उन पे सरकार की मौद्रिक नीति क्या हुई, इन सब पर भी देश की इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है। तो अब हम मुद्रा, मुद्रा आपूर्ति और मौद्रिक नीति की बात करते हैं। मुद्रा का मतलब करेंसी, मनी, ठीक है। तो जब जब मैं मुद्रा कहूं आपके दिमाग में करेंसी और वो चीज आती है। मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया, प्रोसेस है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किया जाता है। हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसके द्वारा लागू किया जाता है ताकि मुद्रा आपूर्ति का जो प्रबंधन करके हमारे जो विशेष लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। जैसे मुद्रास्फीति, महंगाई है, उसको कंट्रोल करना है। जैसे एक्सचेंज दर जो है, विनिमय दर, चीज के लेने के अगेंस्ट जो पैसा लेना, उसको कंट्रोल किया जा सके। रोजगार के नए अवसर बन सके, आर्थिक विकास बढ़े। इन सबके लिए जो नीति बनती है वो मौद्रिक नीति होती है। और बेसिकली मौद्रिक नीति, इसमें बाजार, खुले बाजार में क्या पोजीशन है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या चल रहा है, सोने का भाव विदेश में कम हो गया, जहां बढ़ गया वहां घट गया, ये बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं, उनके आधार पर कोई भी देश एक मौद्रिक नीति तय करती है। उस मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक का बड़ा रोल होता है। सरकार का तो राजनीतिक रोल है ही, कानून बनाने इत्यादि का, लेकिन ये जो इकोनॉमिक आपको जो सलाह देने वाला है वो केंद्रीय बैंक है, जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो मैं आता हूँ सीधा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मौद्रिक नीति पे आता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बना। आरबीआई का भी एक अधिनियम है, एक्ट है 1934 का। उसके अनुसार आरबीआई को मौद्रिक नीति लागू करने का विशेष अधिकार दिया गया कि मौद्रिक नीति आप बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत इसमें वो परिवर्तन करते रहते हैं, एक अपना उनका पूरे देश की इकोनॉमी पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा रोल होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है। प्रत्यक्ष रूप से हमें सरकार का रोल दिखता है, उसकी सरकार ने ये लागू किया, उसकी सरकार ने ये लागू किया, लेकिन उन सारी नीतियों की सफलता असफलता के पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीति है। अब वो अलग बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कितना स्वतंत्र काम करने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, वो एक अलग विषय है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। तो मौद्रिक नीति समिति एक बनी, एमपीसी। एमपीसी एक 6 सदस्य की समिति है, केंद्रीय सरकार उसको नियुक्त करती है। और इस समिति का गठन जो था वो रघुराम राजन, आरबीआई के डायरेक्टर गवर्नर होते थे, रघुराम राजन ने इस समिति का गठन किया था, मौद्रिक नीति समिति का। और ये वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करती हैं। इसमें कुछ सदस्य होते हैं, फिर वो लोग आपस में वोटिंग करते हैं, पॉलिसीज पे बात करते हैं, ये सारी चीज चलती है। मौद्रिक नीति समिति 2016 बनाई गई, और 2016 की में जो स्थापना हुई मौद्रिक नीति की, उसमें उसकी अनुशंसा की थी उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल समिति ने 2015 में उसकी अनुशंसा की थी, और उसका उद्देश्य था कि मौद्रिक नीति के निर्णय में थोड़ा पारदर्शिता लाएं, जवाबदेही लाएं, कौन जवाबदार होगा मौद्रिक नीति के लिए, ये सब। अच्छा, मौद्रिक नीति के उपकरण, उपकरण मतलब मौद्रिक नीति किन फैक्टर्स पे काम करेगी? तो 2 चीजों को बेस बनाया उन्होंने, एक तो मात्रात्मक और एक गुणात्मक। कि भाई मात्रात्मक में तो
अमाउंट को फिगर्स में देखें, आंकड़ों में देखें, बैंक दर क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है, ये सब टेक्निकल टर्म है, नगद आरक्षित अनुपात क्या है, और गुणात्मक में ये देखा गया आधार दर क्या है, प्राथमिक उधारी क्षेत्र कौन से हैं, मौद्रिक नीति समिति में कौन विराजे हैं, है ना। तो इसके आधार पर, इन उपकरणों के आधार पर मौद्रिक नीति किसी देश की तय होती है। मात्रात्मक जो उपकरण की मैं बात कर रहा हूँ, फिगर्स की, जिनके आधार पर मौद्रिक नीति बनती है, उसमें एक शब्द आता है, बड़ा कॉमन शब्द है, वैधानिक तरलता अनुपात, SLR। न्यूज में अक्सर सुनते हैं कि वैधानिक तरलता अनुपात SLR इतना हो गया, इतना हो गया। ये क्या है? ये है बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत अत्यधिक तरल सरकारी प्रभूतियां, तरल मतलब लिक्विडिटी, चलती रहे, फिक्स नहीं है कि आपका एक बिल्डिंग है उसको फिक्स हो गई। तरल जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, प्रतिभूति मतलब गारंटी, सरकार जो गारंटी देती है, जैसे सोना है, नगद है, सरकारी बॉन्ड है, इसके रूप में रखना होता है। किसको? बैंकों को। बैंक जितने हैं अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत जो कमा रहे हैं, बैंक अपनी राशि जो है उनको जो गवर्नमेंट की प्रतिभूतियां हैं, तरल प्रतिभूतियां, सोना चांदी वगैरह, इसमें उनको बैंकों को रखना पड़ता है। तो इसे सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है। प्रतिभूति मतलब गारंटी, और एक तरह से सुरक्षा राशि है। भाई बैंकों ने इसको एक रिजर्व फंड के रूप में रखा है, और इस पर उन बैंकों को फिर RBI से ब्याज मिलता है। तो एक शब्द आता है खुला बाजार परिचालन, खुला बाजार परिचालन, OMO। इसमें एक शब्द आता है सरकारी प्रतिभूतियां। गवर्नमेंट की प्रतिभूति गारंटीज क्या है? तो जो प्रतिभूति है उसकी परिपक्वता, जो मैच्योरिटी होती है, उस पर जो निवेशित मूलधन जो था, जिस प्रिंसिपल अमाउंट पे वो रखी गई थी प्रतिभूतियां, उसके पूर्ण पुनर्भुगतान का वादा किया जाता है। एक प्रॉमिस की जाती है कि हाँ, हम इसको वापस पैसा देंगे। कौन वादा करता है? गवर्नमेंट करती है, क्योंकि सरकारी प्रतिभूति में किसी बैंक ने अपना पैसा रखा है रिजर्व फंड में, तो सरकारी प्रतिभूति है कि सरकार इस बात की गारंटी देती है। आपने नोटों में देखा होगा, नोटों में लिखा होता है कि मैं इसको धारक को, इस नोट को धारक करने वाले को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस। ये बहुत बड़ी एक तरह से गारंटी है कि नोट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लिख रही है, और या 1 रुपए के नोट पे जैसे रिजर्व बैंक का गवर्नर लिख रहा है, मैं इसकी गारंटी देता हूं आपको, मतलब ताकि साख रहे, आपकी क्रेडिट रहे सरकार की, कि ये सरकार का नोट है, 500 रुपए का है कि 1000 रुपए का है, इसको पेमेंट करने की मैं गारंटी देता हूं। सरकार की बहुत बड़ी साख जुड़ी होती है इस सरकारी प्रतिभूति के नाम पे। एक होता है बैंक दर, है बैंक रेट्स, वो रेट जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो है, जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह, ये जो वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक, ये RBI से पैसा उधार लेते हैं। इनको भी बैंक चलाने के लिए RBI से उधार लेना पड़ता है ना, तो जिस रेट पर, ब्याज रेट पर ये उधार लेते हैं वाणिज्यिक बैंक, उसको बैंक दर कहते हैं। एक आता है शब्द रेपो दर, बड़ा मशहूर शब्द है रेपो दर इकोनॉमिक्स में। ये वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अल्पकालिक 90 दिन तक की, अल्पकालिक 90 दिन तक की सीमा के लिए उनकी तरलता आवश्यकताओं को, लिक्विडिटी के लिए, रोजमर्रा की पेमेंट्स वगैरह करने के लिए ऋण देती है। RBI ऋण देती है, वाणिज्यिक बैंकों को देती है, और जिस बैंक के इंटरेस्ट रेट पे देती है और शॉर्ट पीरियड के लिए देती है, अधिकतम 90 दिन तक, उस दर को रेपो दर कहते हैं। मैं कुछ टर्म्स की जो ये बात कर रहा हूं, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि देश की इकोनॉमी की सीन क्या है, सीनरियो क्या है। तो देखिए, हमने आपको मौद्रिक नीति के उपकरण बताए थे। तो मात्रात्मक की जो बात आई, जहां फिगर्स आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, वो उपकरण मात्रात्मक में हमने ये आपको बैंक दर, रेपो दर की बात की। अब मौद्रिक नीति के उपकरण में जो गुणात्मक हमने बात की थी, जो आंकड़ों से जो नहीं दिखते हैं, क्वालिटी पॉइंट से दिखते हैं, उस गुणात्मक उपकरणों में एक दो टर्म और आती है, मैं उसकी चर्चा करूं।
लोन टू वैल्यू, हिंदी में कहते हैं मार्जिन आवश्यकताएं या ऋण से मूल्य। मार्जिन, मार्जिन किसको कहते हैं? मार्जिन का तात्पर्य ऋणों के लिए दी गई प्रतिभूतियों, गारंटी के मूल्य और वास्तव में दिए गए ऋणों के मूल्य के बीच के अंतर से है। डिफरेंस किस किस के बीच में? ऋणों के लिए दी गई प्रतिभूतियों का जो मूल्य है, गारंटी है, मैं गारंटी देता हूं इतने करोड़ रुपए के नोट मैं दे दूंगा, ये जो प्रतिभूतियों के लिए जो मूल्य है और वास्तव में जो ऋणों का मूल्य का बीच का अंतर है, उसको मार्जिन आवश्यकता कहते हैं। उदाहरण में दूं आप, यदि मैंने गिरवी रखी हुई संपत्ति का मूल्य 1 लाख रुपए है, मैंने कोई संपत्ति को गिरवी रखा है 1 लाख रुपए, और अगर उसका वास्तविक जो है वो LTV 80% है, तो इस 1 लाख में के अगेंस्ट अधिकतम 80,000 का ही लोन दिया है इसने। समझी बात है? मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ, जमीन को गिरवी रखता हूँ, मेरी 1 लाख की जमीन है, तो बैंक मुझे 1 लाख का थोड़ी लोन दे देगा, मुझे 80,000 का देगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, कि ऋणों के लिए दी गई प्रतिभूतियों का मूल्य, प्रतिभूति तो ये है कि जमीन है मेरी 1 लाख की, और वास्तव में दिए गए ऋण, वास्तव में दिया गया ऋण 80,000 ही है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 20,000, ये 20,000 जो है उसको मार्जिन कहते हैं। कितना हम मार्जिन रख रहे हैं। तो और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं, नैतिक अनुनय है, नैतिक अनुनय और दबाव का, जैसे RBI नैतिक रूप से भी निरीक्षण करता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई भी करता है, जुर्माना लगा देता है, बिल में छूट देने से इनकार कर देता है ना। ये गुणात्मक उपकरण भी मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनाता है। तो ये सारी चीजें बेसिक कंसेप्ट्स में हैं, हम इस पे बहुत और नहीं जाएंगे। मैं यहाँ विश्राम लूंगा। इसके बाद में अगला चैप्टर में लूंगा मुद्रास्फीति। फिलहाल हम विश्राम लेते हैं। आपको आपकी तैयारी के लिए, परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।